Morning to all of you and welcome back on the platform of पतंजलि। आज से हम लोग कोर्स की विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं एंड फर्स्ट टॉपिक, जैसा कि आपको मैंने सिलेबस में लिखवाया था कि जो पहला सिलेबस है, जो विद्यार्थी आज पहली बार क्लास में आए हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। आपका जो ज्योग्राफी टीजीटी का जो सिलेबस है, ज्योग्राफी टीजीटी का जो सिलेबस है उसमें दो पार्ट रखा गया है, पार्ट 1, पार्ट 2। इसकी डिटेल चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पार्ट 1 में आपने देखा था 10 टॉपिक हैं, इसमें 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक हैं। और पार्ट 2 में कितने टॉपिक थे बच्चों? 12 टॉपिक हैं। तो आज हम लोग विधिवत शुरुआत कर रहे हैं पार्ट 1 से। और पहला टॉपिक जो इसका है वह है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस ये पहला टॉपिक है। और इसका हिंदी क्या होता है बेटा? आप में से कई लोग जो अटेंड कर चुके हैं क्लास सिलेबस वाली वो जानते हैं इसका हिंदी होता है निहारिका सिद्धांत। निहारिका सिद्धांत। तो कई सिद्धांत आए थे प्राचीन काल से अब तक, जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति और सौर प्रणाली की उत्पत्ति के बारे में बातें की थी। तो निहारिका सिद्धांत उनमें से एक है। लेकिन हम लोग कई सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिटेल्स में निहारिका सिद्धांत पढ़ेंगे जो ये सिलेबस में है, और बाकियों को भी देखेंगे। तो हमारे पास एक लिस्ट होगा, एक टेबल होगा जिसमें कम से कम 6-7 सिद्धांत और उसके प्रतिपादक आपको याद रखना है, एकदम कंठाग्र होना चाहिए। टीजीटी की क्लासें पतंजलि संस्था में ज्योग्राफी के अलावा अन्य सभी विषयों में शुरू हो गई हैं। तो आप सबके लिए एक सुनहरा अवसर है, जुड़िए और अपने तैयारी को एक तीखी धार प्रदान कीजिए, जिससे समय आने पे आप निश्चित रूप से सफल हो सकें। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं सिलेबस की। और पार्ट 1 है नेबुलर हाइपोथेसिस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी क्लासेस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेस बनाते हैं। सो बेस बिल्डिंग करते हैं। बेस बिल्डिंग, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं आधार निर्माण। तो आधार निर्माण की प्रक्रिया जो है बच्चा, ये हम लोग साइड नोट में करते हैं। साइड नोट, तो साइड नोट 1, साइड नोट 2, जितने भी आपको फंडामेंटल्स चाहिए उस विषय को समझने के लिए, वो सभी साइड नोट 1, 2, 3 में आएंगे। आपको क्या करना है हर साइड नोट को बॉक्स में डालकर आगे बढ़ना है। तो चूंकि हम लोग को नेबुलर हाइपोथेसिस करना है, तो इसके लिए भी हम लोग बहुत सारा आधार निर्माण करने वाले हैं और आपको ये आना चाहिए। ठीक है। सो सीधे हम लोग सिलेबस में नहीं आएंगे। जो बैकग्राउंड में चित्र आपको दिख रहा है यह एक नेबुला का चित्र है। ये एक निहारिका है बेटा। अब इसके आप देख रहे हैं यहाँ पे अधिक सघन है, बीच में यह अधिक सघन होता है, नेबुला अधिक सघन होता है। यहाँ का तापक्रम भी अधिक होता है, तापक्रम भी होता है। और इसमें जो पदार्थ हैं मुख्य रूप से ये गैसीय पदार्थ होते हैं। गैसीय पदार्थ से निर्मित होता है आपका नेबुला। नेबुला की एक और विशेषता क्या होती है बेटा? ये ना समय के साथ साथ इसमें घूर्णन उत्पन्न होता है और ये इस तरह से अपने अक्ष पे, मान लीजिए ये नेबुला का अक्ष है इस तरह से, तो इसके चारों ओर ये इस तरह से घूर्णन करता है। ये लगातार इस तरह से
इसके गैस ना रोटेट करते हैं इस तरह से। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेबुला। तो चूँकि ये इमेज यहाँ बना हुआ था इसलिए हमने आपको कुछ बता दिया, लेकिन हम लोग नेबुला के बारे में भी एक साइड नोट लेंगे और उससे काम करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रथम साइड नोट से। सो साइड नोट 1 में आपको जो अनुमानित उत्पत्ति अवधि है वो जानना चाहिए, सौर प्रणाली का, ब्रह्मांड का और पृथ्वी का, तीनों का जानना चाहिए। तो कुछ हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण। पहला साइड नोट सबको बॉक्स में डाल दीजिएगा बेटा। कुछ महत्वपूर्ण भूगर्भीय घटनाएं कुछ महत्वपूर्ण भूगर्भीय घटनाएं। तो सबसे पहले आप इसमें सीखें बेटे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी। ब्रह्मांड को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है। दूसरा जो आपको जानना चाहिए, एक बार लिस्ट बना लें फिर समय भी बताएंगे आपको। समय बताने के पूर्व एक और बात हमको बतानी है आपको। तो दूसरा है सौर प्रणाली की उत्पत्ति। सौर प्रणाली, सोलर सिस्टम की उत्पत्ति। सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के अंतर्गत पृथ्वी का पूर्ण विकास कब हुआ था ये जानना है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति, और ये ना आपको इस तरह से याद रखना है कि अगर आप 10 घात याद रखेंगे, जैसे ब्रह्मांड के संदर्भ में पहले हम लोग बात करते हैं ब्रह्मांड के लिए। सो 10⁻15 बिलियन वर्ष पूर्व। थोड़ा सा यह भी समझा देंगे, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन क्या होता है। बिलियन वर्ष पूर्व। बिलियन वर्ष पूर्व को हम लोग लिख सकते हैं, इंग्लिश में क्या लिखते हैं? बिलियन ईयर्स बिफोर। और संक्षेप में आप इसको क्या लिखेंगे बेटा? BYB, बिलियंस ईयर्स बिफोर। BYB, बिलियन ईयर्स बिफोर, बिलियन वर्ष पूर्व। सौर प्रणाली, तो ये 10⁻15, ये 10⁻5 का टेबल याद रखिएगा। 10⁻, ना, हाँ ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये 1015 होना चाहिए, ये पावर नहीं लगेगा, जरा यहाँ मिस्टेक है। लेट मी वाइप इट आउट। हाँ, 5, 10, 15 याद रखना है। सो 15 बिलियन ईयर्स बिफोर। यहाँ पे ये होगा 10 बिलियन ईयर्स बिफोर, और पृथ्वी की उत्पत्ति 5 बिलियन ईयर्स बिफोर। एग्जैक्ट इसको किताब में देखेंगे आप बेटा, लिखा होता है 4.6 बिलियन ईयर्स बिफोर। तो ये दोनों ही आंकड़े आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, इस पे प्रश्न भी पूछा हुआ है। हम लोग MCQ साथ साथ करते चलेंगे, बहुत सारा MCQ हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पर आया था कि MCQ पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानित है। कितनी अनुमानित है? A। इस तरह से अगर ऑप्शन आता है बेटा तो देखना है 3.5 बिलियन ईयर्स बिफोर, B 4.5 बिलियन ईयर्स बिफोर, C 5.5 बिलियन ईयर्स बिफोर, D
6.5 बिलियन ईयर्स बिफोर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी आपने मान लीजिए इसमें से चुनना हो तो क्या चुनिएगा? ये सारे अनुमानित होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो हमने आपको बताया है 5 बिलियन या 4.6 बिलियन। तो 4.6 के निकट यहाँ कौन सा दिख रहा है आपको? 4.5 बिलियन ईयर्स बिफोर। तो ऐसे करना है। अब बहुत सारे विद्यार्थी अभी बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन का गणित नहीं जानते होंगे। ये अमेरिकन सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन है, तो उसको भी हम यहाँ पे अभी आपको समझा देते हैं। तो दिमाग में बैठा लीजिए 5 बिलियन ईयर्स बिफोर, 10 बिलियन ईयर्स बिफोर और 5 बिलियन। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ये 5 का टेबल है जो आपको याद रखना है। तो साइड नोट 1 आप समझ गए होंगे। आपको 3 नंबर याद रखना है, 5, 10, 15। पृथ्वी, सौर्य प्रणाली और ब्रह्मांड। क्लियर हो गया बेटा? याद हो गया? कहीं कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब यहाँ के बाद इसका दूसरा पार्ट है जो अमेरिकन सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशंस कैसे होता है ये इसको समझ लीजिए। कैलकुलेशंस इधर लिखना है अमेरिकन सिस्टम और इधर लिखना है इंडियन सिस्टम या दशमिक प्रणाली। हमारी गणना किस सिस्टम में होती है? इंडियन सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं बेटा? दशमिक प्रणाली बोलते हैं। यस और नो? ठीक बात है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सीखना है 1 मिलियन। इसको 1 मिलियन बोलते हैं। सो दिस इज 1 मिलियन। ये बाइलिंगुअल क्लास है। कोशिश करता हूँ मैं दोनों में ही माध्यम में लिखूंगा, लेकिन जब ज़्यादा लिखना होगा तो क्या करूँगा? एक लिखूंगा, दूसरा बोलूँगा। तो इंग्लिश वाले विद्यार्थी भी आप उसको उसके अनुसार जॉटिंग करेंगे। सो 1 मिलियन दशमिक सिस्टम में ये बराबर होता है बेटा 10 लाख के। कितने के? 10 लाख। 10 लाख कितना होता है बेटा? 1, 2 हजार और इसके बाद 1, 2, 3। यानी कि ये 10 का घात कितना हो गया? 10 का घात नहीं, ठीक से गिनो। 3, 3, 6। यानी ये 10 का घात कितना होता है? 6। यानी 1 मिलियन बराबर होता है 10⁻⁶ इंडियन सिस्टम में ना। 10⁻⁶ यानी 10 लाख। 10 लाख नहीं, जैसे आप YouTube पे जाते हैं तो आपको सब्सक्राइबर्स दिखाई देते हैं ना, 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? फॉलोअर्स। 10 लाख लोग उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो है बेटा, ये जो दूसरा है इससे 1000 गुना बड़ा होता है। दूसरा वाला इससे 1000 गुना। तो 1 बिलियन कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? 1 बिलियन। 1 बिलियन का अर्थ हुआ इससे 1000 गुना बड़ा होगा 10⁻⁶ से। तो कितना जीरो बढ़ जाएगा उसका? 1000 गुना में कितना जीरो बढ़ जाएगा? 3 जीरो बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 बिलियन बराबर 10⁻⁹ कितना? 9। 6 में 3 और जोड़ेंगे 10⁻⁹ होता है। और इसको पढ़ेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए बेटा, इसको पढ़िए। ये कितने के बराबर है? जल्दी से बताइए कितने के बराबर है? इसको पढ़िएगा तो कितना लिखिएगा? तो 1 बिलियन बराबर होता है कितना? 10 लाख, 10 करोड़, अरब। 1 अरब के बराबर होता है। यस और नो? 1 अरब के बराबर होता है। तो 1 बिलियन इज इक्वल टू 1 अरब। तो पृथ्वी की उत्पत्ति आज से कितने अरब वर्ष पूर्व हुई थी? यहाँ से यदि हम आपने मिलियन वाला तो ठीक है, लेकिन अरब में पूछ दें तो क्या आंसर होगा? 1 अरब ना। 1 बिलियन 1 अरब। तो हम लोग बोल सकते हैं 4.6 या 5 अरब वर्ष पूर्व। उदाहरण दे रहे हैं बेटा, कैसे आपको रिलेट करना है ना।
4.6 अथवा 5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति ना। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जैसे आपको मान लीजिए मिलियन में भी दे दे, बिलियन में भी दे दे और अरब में भी दे दे, तो ये एग्जामिनर चेक करना चाहता है। जैसे एक सवाल मैं दे रहा हूँ, आप लोग जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा इसको। आगे इसी जानकारी पे आधारित है MCQ 2 की सेम प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन से इस बार बदलूंगा। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? ठीक है। When अर्थ वॉज फॉर्म्ड, इंग्लिश में सीधा हो गया व्हेन अर्थ वॉज फॉर्म्ड। ए बताएंगे 5.5 बिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, बिलियन ईयर्स बिफोर, ये तो आप समझ जाएंगे। BYP B 4.6 बिलियन ईयर्स बिफोर, C 4.6 अरब वर्ष पूर्व, D बोथ B and C। तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप इसको गलत कर सकते हैं। या तो आपको मालूम है किताबों में ये लिखा हुआ है कि 4.6 बिलियन ईयर्स बिफोर, तो इसको बी टिक करके आएंगे। लेकिन क्या ये सही है कि नहीं है? ये भी सही है। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? बोथ बी एंड सी। तो ऐसे प्रश्न गलत होने की संभावना रहेगी अगर नहीं जानकारी हो तो। इसीलिए मैं बिल्कुल आपको ना एक छोटी छोटी बात भी क्लास में कराने वाला हूँ, और आपका समग्रता से ना सब कुछ कवर होगा। तो मिलियन, बिलियन, और एक और होता है ट्रिलियन। तो उसी टेबल में एक बार और यहाँ पे मिलियन, बिलियन, और तीसरा एरो बेटा लगाना है ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन है ना। अब ये ऊपर वाले से 1000 गुना, माने 10 का घात 9 पहुंच हुए हैं। 3 और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 रेज़ टू द पावर 12, 10 रेज़ टू द पावर 12। तो 3 और बढ़ाइए, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 10 खरब के बाद क्या होता है? पदम। तो एक पदम हुआ 1 ट्रिलियन। इंडियन सिस्टम में एक पदम हुआ। नहीं हो सकता है कि कभी आपसे पूछ दे कि 1 ट्रिलियन कितने के बराबर होता है? नहीं, कभी किसी एग्जाम में पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है ना? ऐसे प्रश्न अपेक्षित हैं। तो कई लोग को देखा है मैंने, मैं विगत 26-27 साल हो गए पढ़ाते हुए भूगोल, और आप सबको देखते हुए, तो अनुभव बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होती है। यस और नो? ठीक है ना बेटा? तो मेरा जो अनुभव है और अध्ययन अध्यापन का तकनीक है, उसका पूरा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो ये पहला साइड नोट क्लियर हो गया, तो हम लोग दूसरे साइड नोट पे जाएंगे। तो साइड नोट 1 इतना बड़ा था, इसको आप लोग एक बॉक्स में डालेंगे। तो फर्स्ट साइड नोट इज ओवर, एंड आई एम श्योर आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, ओके। अब आइए साइड नोट 2। कई शब्दावलियां हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत में प्रयोग में लाई जाने वाली हैं। तो हम सब के बारे में आपको पहले बता देंगे और तब सिद्धांत पे आएंगे। आज का क्लास आधार निर्माण ही समझा जाए। ठीक है, 4 साइड नोट करते हैं, एक हो गया है, 3 और बचा हुआ है। सो करते हैं। तो साइड नोट 2 है, नहीं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
ये नियम कई जगह आपको काम करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न इसमें साइंस वाले पोर्शन से भी पूछे जाएंगे, जीएस में भी पेपर 1 का जो पोर्शन है साहित्य के साथ जो ना जीएस वाला पोर्शन है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो ये तो एक स्टार दे तो ये ट्रिपल स्टार वाला टॉपिक है, बहुत सारा प्रश्न इससे आप उत्तर कर सकते हैं, ट्रिपल स्टार वाला, बल्कि हम एक दो करा भी देंगे प्रश्न इससे भी साइड नोट से। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, तो क्या आप लिख सकते हैं जल्दी से इसकी क्या परिभाषा है, इसका नियम क्या है? तो नियम संक्षेप में 2-3 लाइन में मैं लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, जल्दी से लिखें बेटा, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। इस आकर्षण बल को अंडरलाइन इन्वर्टेड कॉमा गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इन्हीं बलों के परिणाम स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन बना हुआ है। ठीक है ना? तो ये नियम है। अगर एक भी बल इसमें से डिस्टर्ब हुआ बेटा तो पूरा ब्रह्मांड कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए पृथ्वी जहाँ है, पृथ्वी नहीं, जैसे अर्थ है, ये मान लीजिए सन है और ये अर्थ है, तो ये इसको आकर्षित कर रहा है, ये इसको आकर्षित कर रहा है। और कौन सा फोर्स है बेटा? Fg, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अर्थ को इधर से आकर्षित कर रहा है, इधर से आकर्षित कर रहा है, इधर से आकर्षित कर रहा है। दूसरे हेवनली बॉडी ये भी उनको आकर्षित कर रहा है। इस तरह से ना ये आपस में किस अवस्था में है? संतुलित अवस्था में है, नहीं साम्यावस्था में है। साम्यावस्था, संतुलित अवस्था का दूसरा नाम क्या है? साम्यावस्था। So can you write in English quickly the law? Law क्या करता है बेटा? All bodies in the universe attracts each other by a force called gravitational force. And because of these forces, the entire universe remains in stable equilibrium. The entire universe remains in stable equilibrium. Okay, so this was law of gravitation propounded by Newton. इनकी दो बातें आप याद रखिएगा कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है, और इनके बीच की दूरी अगर r है तो ये इसको इधर की ओर आकर्षित कर रहा है और ये इसको इधर की ओर आकर्षित कर रहा है, और ये जो बल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। दिस इज इक्वल एंड अपोजिट। तो Fg, तो न्यूटन ने क्या बोला? पहली बात बोला कि ये जो गुरुत्वाकर्षण का बल है Fg, ये सीधा समानुपाती होता है इनके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। दूसरी बात इन्होंने क्या बेटा बोली कि यही बल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सो Fg इज इक्वल टू 1/r²। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा? जल्दी से बताओ। सो इफ वी combining these we can see that Fg is proportional to m1 m2 by r²। और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग इक्वल साइन लगाते हैं और इसके जगह एक कांस्टेंट लेके आते हैं कैपिटल G, एंड देन दिस इज m1 m2 by r²। ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन नंबर 1,
इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम ये रिप्रेजेंट करता है। सो दिस रिप्रेजेंट्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, रिप्रेजेंट्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें जी को हम लोग ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये एक गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक है जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है, स्थिर रहता है। इसका वैल्यू भी अगर चाहे तो आप कहीं लिख लें, आना चाहिए आपको। तो जी क्या है यहाँ, वेयर जी, कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका मान होता है 6.7 इंटू 10⁻⁻11। अगर यहाँ से इकाई देखिएगा, फोर्स की इकाई होती है न्यूटन, मीटर आर स्क्वायर की होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी इकाई भी क्या होगी बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 kg, और इसका इकाई क्या होगा kg, दूसरे वाले का भी क्या होगा kg, तो kg इंटू kg स्क्वायर, तो ये इसका यूनिट भी होता है। साइंस वाला में ये सब प्रश्न पूछ देता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा साइंस भी आना चाहिए। ज्योग्राफी के साथ साथ साइंस अगर कंबाइन कर दीजिए तो वो आइडियल हो जाता है ना, भूगोल फिर समझ में अच्छे से आता है। तो एक भूगोल के शिक्षक को फिजिक्स भी उतनी ही अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैंने पूरा आपको ग्रेविटेशन का ये बता दिया, अवधारणा बता दी, ठीक है। सो 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये जी का मान होता है। और ये ब्रह्मांडीय नियतांक है, ब्रह्मांडीय नियतांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ब्रह्मांडीय नियतांक है। इसका मान संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थिर रहता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक ही है, ब्रह्मांड के लिए एक है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक है, ठीक है ना बेटा, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक है, इसका मान संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक है। इक्वेशन नंबर 1 पे हम एक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न आपको देने जा रहे हैं, और देखते हैं आप लोग कितना इसमें, चूँकि अभी हमने पढ़ाया है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये प्रश्न साइंस वाले पोर्शन में, ये प्रश्न आपके प्रथम प्रश्न पत्र में कहीं भी पूछा जा सकता है। तो जरा एक एमसीक्यू लगाइए, और ये थोड़ा स्टार वाला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तो देखता हूँ कितने लोग इसको सही करते हैं, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यदि ना, यदि दो वस्तुओं, यदि दो, क्वेश्चन लिख लीजिए, अच्छा मुझे लिख भी देने दीजिए ताकि आपको आपके रिकॉर्ड में रहे। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान, दो वस्तुओं के द्रव्यमान को, वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तथा उनके मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का
मान कितना गुना बढ़ जाएगा। पूरा आपको 2 मिनट का समय दूंगा इसको बनाने के लिए। स्थिर से क्वेश्चन लिखिए और आंसर इस तरह है, गुना 2 दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा और 16 गुना हो जाएगा। 16 गुना हो जाएगा। इंग्लिश वाले विद्यार्थी इस प्रश्न को लिख लीजिए जल्दी से, मैं लिखवा दूंगा। इफ द sorry, if the masses of two bodies are doubled and and the distance between them is reduced to half of its value, reduced to half of its initial value, then the gravitational force between them will increased by A 2 times, B 4 times, C 8 times or D 16 times. So take your time and then let me know the answers. क्लास में जो बैठे हैं विद्यार्थी वो भी बनाएं इसको, और जो जुड़े हुए हैं ऐप से या ऑनलाइन जरा इसको सॉल्व कीजिए और मुझे जल्दी से बताइए। समय है आपके लिए 2 मिनट। आई गिव यू फुल 2 मिनट्स, ठीक है। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं पॉज कीजिए वीडियो को और इसको बना के तभी आगे बढ़िए। सो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट करेक्टली। ओके, आज विकी हमारे साथ हैं ऑनलाइन, मैं देख रहा हूँ। विकी ने आंसर दिया है 4 गुना, ठीक है, 4 गुना, ठीक है विकी। अभी देखते हैं बेटा, वेरी गुड। ओके, आंसर्स आ गया आप लोग का। आप देखते हैं इसको सही है या गलत है। देखिए बेटा, आपका जो फोर्स है ये है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यस और नो, है ना, ठीक है। ये तो स्थिर रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं आप, ये हमेशा स्थिर है, ठीक है। ठीक से देखिएगा, m1 जो है ये हो जाएगा, दुगना हो रहा है बेटा तो 2m1, m2 अब कितना हो जाएगा, फिर 2m2 होगा ना, दोनों डबल हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस कितना हो गया, आधा। अब नया डिस्टेंस कितना है, r/2। तो अब इनको बैठाइए इसमें, तो ये f है और ये इनिशियल है, मान लीजिए F1 है ना, और F ही रहने दीजिए। तो नया बल इसके साथ कितना हो जाएगा, जरा निकालिए। तो इसको हम लोग F डैश मान लिया जाए, तो F डैश बराबर होगा, m1 की जगह क्या लिखेंगे, 2m1, m2 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, 2m2 लिखेंगे ना, और नीचे r स्क्वायर चाहिए हमें, तो r स्क्वायर के बदले अब कितना हो जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर होगा ना, यस और नो। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4m1 m2, 2 गुणे 2 4, नीचे में कितना हो जाएगा देखो, r²/4। अब ये फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा बेटा, ये 4 ऊपर जाएगा, यस और नो, ऊपर जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 16 गुणे m1 m2/r²। तो कितना गुना बढ़ गया बेटा, कितना गुना बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया, चमत्कार देखे आप, कहे स्क्वायर, आर स्क्वायर तो नीचे आ गया, m1 m2 r² ये शुरू का वैल्यू है, नहीं, m1 m2 बाई r² ये शुरू का वैल्यू है, तो उसके साथ जो नंबर आएगा उतना गुना बढ़ जाएगा,
इसमें 90% बच्चे गलत करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है विकी, जरा मैसेज करके बताओ तुम इसको समझे कि नहीं। तो आप देखेंगे नया फोर्स जो है आपका पुराने फोर्स की अपेक्षा हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा एफ डैश है ये 16 गुणे एफ है ना। 16 गुणे एफ लिख सकते हो इसको, यस और नो, क्योंकि ये किसके बराबर है, एफ के बराबर है और 16 साथ में आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 16 गुणा। सभी विद्यार्थी इसको गलत करते हैं। और हाँ समझ गया विकी, वेरी गुड, मैं तुम्हारा मैसेज देखने गया था। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही इंजॉय करते रहो और सीखते रहो। क्लास में एक बार गलती करोगे तो परीक्षा में बहुत अच्छे से दिमाग से सॉल्व करोगे, इसीलिए मैं क्लास में बहुत सारा क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है, गुड। सो साइड नोट 2 क्लियर हो गया, यस और नो। चलिए टाइप कीजिए साइड नोट 2, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। एक बार मैं फिर से बता दूं बेटा यहाँ पे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इक्वेशन क्या होता है, एफ जी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बराबर होता है कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये समझ में आ गई है बात आप लोगों को, यस और नो। तो ये इक्वेशन नंबर 1 था, तो आप लिखिएगा 1 यस, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये आप समझ गए। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी जरा लिखें 1 यस। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप समझ गए होंगे, फटाफट टाइप कीजिए 1 यस। आइए आगे चलते हैं। साइड नोट 2 क्लियर हो गया बेटा, साइड नोट 3। साइड नोट 3, साइड नोट 3 है, इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर है। अभिकेंद्रीय एवं अपकेंद्रीय बल, केंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय एवं अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय को क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इनका क्या नाम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। सबसे पहले हम लोग सेंट्रीपिटल समझ लें जल्दी से। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि हिंदी में आप लोग लिख लीजिए अभिकेंद्रीय बल। सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। वृत्तीय गति के लिए यह बल आवश्यक होता है। किस गति के लिए बेटा, वृत्तीय गति के लिए यह बल चाहिए, के लिए यह आवश्यक है। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशंस। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर विच मोशन, सर्कुलर मोशन। सो वृत्तीय गति को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सो रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। देखिए एक पत्थर है, ठीक है बेटा। अब इसको ना धागे से, इस पत्थर को धागे से बांध के, यहाँ पे आपका हाथ है और इसको हम लोग ऐसे घुमाते हैं ऐसे घुमा रहे हैं धागे में बांध के। तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे आपका हाथ है, तो हाथ के ऊपर जब आप इसे ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा रहे हैं जोर से, तो क्या होता है कि इधर की ओर एक खिंचाव महसूस होगा। आप देखिएगा इधर की ओर के एक केंद्र की ओर, तो इधर की ओर जो बल लगता है, इसी बल को हम लोग बोलते हैं ना सेंट्रीपिटल फोर्स, FC, सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम लोग कौन सा संकेत यूज करते हैं, FG, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हम बताए थे ये सेंट्रीपिटल फोर्स FC केंद्र की ओर हमेशा लगता है। तो केंद्र की ओर लगने वाले उस बल को, केंद्र की ओर लगने वाले उस बल को जो वस्तु को किस में बनाए रखता है, वृत्तीय परिपथ में बनाए रखता है, वृत्तीय
परिपथ में बनाए रहता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो एक लाइन की परिभाषा लिखना चाहे तो आप लोग लिख लें कि केंद्र की ओर लगने वाले उस बल को जो किसी वस्तु को, केंद्र की ओर लगने वाले उस बल को जो किसी वस्तु को वृत्तीय परिपथ में बनाए रखता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं ना। द फोर्स विच कीप्स a body rotating in a circle is referred as centripetal force. Keeps a body rotating in a circle is referred as centripetal force. तो वृत्तीय परिपथ में बनाए रखने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसका नाम है अभिकेंद्रीय बल। वो हमेशा केंद्र की ओर रखता है। नहीं, ये पत्थर था, आप इसको घुमा रहे थे, आप जिस बिंदु पे छोड़ दीजिएगा धागा को तो पत्थर क्या है, मान लीजिए अभी ये यहाँ पे आपने छोड़ दिया तो ये पत्थर ने ऐसे सीधी रेखा में भागेगा। अगर आपने इसी पत्थर को यहाँ पे छोड़ा ये यहाँ पे है, अगर आपने यहाँ पे छोड़ा बेटा तो ये यहाँ से सीधी रेखा में इधर की ओर भागेगा। तो जहाँ भी आप छोड़िएगा जिस भी स्थान पे वहाँ से वो सीधी रेखा में, मान लीजिए पत्थर एकदम नीचे था, यहाँ पे था और इस तरह से घूम रहा है। अब यहाँ पे छोड़ने के बाद ये किधर की ओर भागेगा, ऐसे घूम रहा है, तो ये आधार के समानांतर, जमीन के समानांतर भागेगा। तो सीधी रेखा में भागता है जो ही आपने उसको छोड़ दिया, यानी जो ही छोड़ा सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म, और सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म और वो सीधी रेखा में भाग करेगा। इधर भागेगा तो इसका अर्थ है यहाँ पे एफसी क्या हो गया, 0। तो ये इधर की ओर, तो केंद्र की ओर लगने वाला बल वृत्तीय परिपथ में क्या कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। इसी का ठीक अपोजिट एक अवधारणा है अपकेंद्रीय बल की अवधारणा। अब इसको ना बहुत सारे शिक्षक ना समझते हैं ना विद्यार्थियों को समझा पाते हैं कि अपकेंद्रीय बल होता क्या है, अपकेंद्रीय बल किस पर लगता है। YouTube पे 90% वीडियोस में मैंने देखा है कि लोग चर्चा जरूर कर देते हैं अपकेंद्रीय बल की, लेकिन वो उसको समझा नहीं पाते हैं या उसकी अवधारणा बिल्कुल गलत दे देते हैं, ठीक है। तो आप एक बात दिमाग में रख लीजिए कि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नहीं है, एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है कि इधर की ओर इस पे अपकेंद्रीय बल लग रहा है और इधर की ओर इस पे अपकेंद्रीय बल लगने जा रहा है, अपकेंद्रीय बल लगता है। तो ऐसा वीडियो मैंने कई देखा है YouTube पे, विद्यार्थियों के लिए भ्रामक है क्योंकि ये सही नहीं है। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल एक ही वस्तु पर एक साथ नहीं लगते हैं, ये अलग अलग वस्तु पर काम करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम आपको समझाएंगे। तो दूसरा आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, देखिए मान लीजिए कि कोई वस्तु वृत्तीय गति में है, ऐसे है, ये बांधा हुआ सिलेंडर है और ये बेटा ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर जो भी वस्तु होगी वो भी इसके साथ, मान लीजिए यहाँ पे एक सिक्का रखा हुआ है या कोई दूसरी वस्तु रखी हुई है, ये पहली वस्तु है इसको M1 बोलेंगे, ये दूसरी वस्तु है इसको क्या बोलेंगे, M2 बोलेंगे। अब ये दोनों एक साथ घूम रहे हैं वृत्तीय गति में और ये गिर नहीं रही है। ये वस्तु जो बंधी हुई वस्तु तो ठीक है, आपने पकड़ के रखा है इसलिए वो लगातार वृत्तीय गति में, लेकिन उसके ऊपर जो वस्तु बैठी हुई है वो भी नहीं गिर रही है, वो भी नहीं गिर रही है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, देखिए इधर की ओर इस पे भी बल लग रहा है बेटा, केंद्र की ओर कौन सा बल लग रहा है, अभी केंद्रीय बल, केंद्र की ओर लग रहा है ना अभी केंद्रीय बल, यस और नो। तो इस घूमती हुई वस्तु के ऊपर जो बैठी हुई वस्तु है इस बल के द्वारा खिंचा के केंद्र की ओर फेंकाना चाहिए कि नहीं, लेकिन नहीं फेंकाता है,
वो भी इसके साथ घूम रहा है, फेंकाता नहीं है। तो नहीं फेंकाने का अर्थ हुआ बेटा कि इस पे इसके बराबर इधर की ओर भी एक बल इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है। तो इधर की ओर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है और इधर की ओर कैसा बल लग रहा है, अप केंद्रीय बल, और इसी के कारण इस पे नेट फोर्स 0 हो जाता है और ये इस वस्तु के ऊपर बैठ के वृत्तीय गति करती, बैठ के वृत्तीय। अब मुझे बताओ, ये वाला जो अपकेंद्रीय बल है ये बड़े वाला वस्तु द्वारा महसूस किया जा रहा है या छोटे वाले वस्तु द्वारा? आई रिपीट माई क्वेश्चन, ये जो बल है ये वाला, ये बड़े वस्तु द्वारा महसूस हो रहा है या इस छोटे वस्तु द्वारा? तो इस छोटे वस्तु, क्योंकि छोटा फ्री है आगे बाएं होने के लिए, तो ये इधर की ओर नहीं खींचा पाता है, किससे? FC से। तो इसके अपोजिट FC डैश लगता है और ये इसकी संतुलन बनी रहती है, क्योंकि FC इक्वल एंड अपोजिट है किसके बेटा? FC डैश के। यानी जो हमारा अपकेंद्रीय बल है वो अभिकेंद्रीय बल के बराबर और विपरीत होता है, और ये घूमती हुई वस्तु के ऊपर जो राइडर है, जो दूसरी वस्तु बैठी हुई है, उस पर लगता है। बात समझ में आई ना? अब ये बात समझने वाली होती है, ये कम लोग इसको समझते हैं। तो जो घूमती हुई वस्तु है उस पर ये बल काम नहीं करेगा। घूमती हुई वस्तु के ऊपर कोई यदि बैठा हुआ है तो वह इस बल को महसूस करेगा। क्लियर हो गया? सो कैन यू राइट दिस? जल्दी से ये लिखना जरूरी है। मैंने यहाँ नहीं कुछ लिखवाया, केवल एक लाइन लिखवाया, लेकिन यहाँ लिखवाना होगा कि अपकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल उस वस्तु पर लगता है जो किसी घूमती हुई वस्तु के ऊपर स्थित है और उसके साथ साथ वृत्तीय गति करती है, उसके साथ साथ वृत्तीय गति करती है। अब इसके ना बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, अभी आप देखिएगा और कई प्रश्नों का GS में आप उत्तर कर पाएंगे। तो जस्ट राइट इन इंग्लिश, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय that object which is riding over the object which is performing circular motion, so this is experienced by a rider इसको राइडर कहेंगे जो घूमती हुई वस्तु के ऊपर उपस्थित है, अ राइडर। तो जब राइडर के ऊपर लगता है, इसके ना बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, पूछे भी जाते हैं। सो एग्जाम्पल 1 एक बाजीगरी आपको बताते हैं बेटा, बहुत अच्छा उदाहरण है। सर्कस में इस बल का खूब प्रयोग किया जाता है, सर्कस में, ठीक है। जैसे एक लोहे के छड़ से सर्कस वाले क्या करते हैं बेटा, लोहे के छड़ में एक बहुत बड़ा जो सिलेंडर जोड़ देते हैं, बेलन जोड़ देते हैं, बेलन आकार की वस्तु ऐसा, और इसमें ना पूरा ऊपर नीचे बंद रहता है। करते क्या है बेटा, इसमें एक आदमी को प्रवेश कर देते हैं, एक आदमी को इसमें भेज देते हैं कि ये आदमी इसमें खड़ा हो गया। यस, खड़ा हो गया, तो आदमी को अंदर खड़ा कर देते हैं। आपको दिखलाएंगे उसको डालते हुए, ठीक है। और क्या करेंगे, अब इसको ना तेजी से सर्कुलर मोशन देना शुरू करते हैं, तेजी से सर्कुलर वृत्तीय गति में उसको डाल देते हैं। नहीं, ये ऐसे सिलेंडर है मान लीजिए, इसमें आदमी खड़ा है और ये इस तरह से इसको ना बहुत तेजी से घुमाते हैं, ऐसे देखिए, जैसे मेरा हाथ घूम रहा है, ऐसे घुमा रहे हैं और आदमी इसमें खड़ा है। थोड़ी देर के बाद
जब इसकी गति बढ़ जाती है ना, घूमने की गति, किसकी गति बेटा, घूमने की गति बढ़ जाती है, तो ये क्या करते हैं कि इसका ढक्कन हटा देते हैं। तो इसका जो ढक्कन है, ढक्कन को हटा दिया, ढक्कन को हटा दिया, तो क्या होगा बेटा, आदमी गिरेगा। ढक्कन को हटा देंगे तो आदमी गिरेगा, यस और नो। तो ये आदमी गिरता नहीं है। लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आदमी गया कहाँ, तो आदमी गिरता नहीं है, तो आदमी कहाँ चला गया बताइए अब। सो ये वृत्तीय गति है सिलेंडर की, और ये आदमी किस तरह से व्यवहार कर रहा है बताइए, एक राइडर की तरह व्यवहार कर रहा है, यस और नो। घूमती हुई वस्तु पे है कि नहीं है, है। अच्छा, तो इसका संतुलन बनाने के लिए इधर की ओर तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो इधर की ओर कौन सा बल लगेगा, अब केंद्रीय बल लगेगा। इस आदमी को चिपका देता है दीवार से। जब खूब तेजी से घूमता है तो ये आदमी दीवार से चिपक जाता है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कि आपको दिखलाई देता है। तो सिलेंडर का ढक्कन ऊपर वाला तो वैसे ही है, नीचे वाला ढक्कन हट गया, ये खाली हो गया, सिलेंडर का ढक्कन यहाँ आ गया, तब भी आदमी गिर नहीं रहा है बेटा। ये आदमी कहाँ है, तो ये आदमी यहाँ पे दीवार से क्या होता है, चिपक गया है। तो किसके द्वारा चिपक गया है, कौन सा बल इसको चिपकाए हुए है, F-C। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ना, मजा आ गया, एंजॉय किया। कभी सुना था इसको, समझा था आपने, नहीं समझा था, तो आज आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। यस विकी, यू गॉट दिस। आदमी वाला, तो आदमी चिपक गया किस बल के कारण, किस बल के कारण, अप केंद्रीय बल के कारण, नहीं। तो इस आदमी ने महसूस किया इस बल को, चिपक गया दीवार से, और ढक्कन हटाने के बाद भी नहीं गिरता है। और इसको रोक दो और ढक्कन हटा दो तो आदमी का क्या होगा, टुप से गिर जाएगा, आदमी टुप से गिर जाएगा, नहीं। ओके, समझ आया विकी। हाँ, थोड़ी बहुत तारीफ कर दो यार। सर फिजिक्स भी उतने ही अच्छे से पढ़ाते हैं जितने अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। आप लोग को जानकर प्रसन्नता हो गई कि जो सर आपके सामने खड़ा है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में फर्स्ट किया था भौतिकी में। तो 1992 की बात है जब मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था दिल्ली में फिजिक्स से। तो होता क्या है ना बेटा, सारा ज्योग्राफी में फिजिक्स के सहायता से समझाता हूँ, तो आपको ना बड़ा इंटरेस्टिंग फील होता है और आप इसको एंजॉय करते हैं। देखिए विकी ने क्या लिखा, यस यस, ओके, बहुत अच्छा लग रहा है विकी, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसका एक और उदाहरण है बेटा, इसका एक और उदाहरण है ना, इसके कई उदाहरण है। जैसे वॉशिंग मशीन में आता है, एक MCQ आया, इसको लिखी लो कि वॉशिंग मशीन में इसी के स्थान पे ऐसे आता है बेटा, दूध से मक्खन, वॉशिंग मशीन में कपड़ा से पानी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा रह गया, कपड़ा से पानी या दूध से मक्खन किस बल द्वारा प्राप्त किया जाता है। बड़ा अच्छा ऑप्शन है, जरा देखना इंग्लिश वाले विद्यार्थी। इन वॉशिंग मशीन, जो ड्रायर होता है, इन वॉशिंग मशीन ड्रायर ड्रेन्स आउट वाटर ऑब्लिक सेपरेशन ऑफ
क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क इज ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, किस बल द्वारा प्राप्त किया जाता है? ए अभिकेंद्रीय, सेंट्रीपिटल, बी अपकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल, सी गुरुत्वाकर्षणीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका तो आप जान रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और डी ऑप्शन बड़ा अच्छा है, बोथ ए एंड बी। 30 सेकेंड्स का समय है, आपको इसको आंसर करना है। डी ऑप्शन, ए बी सी और डी, चारों ऑप्शन आपके पास है। यस, देखें जो ऐप वाले विद्यार्थी हो वो लोग जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। हाँ, कैन यू टेल मी द आंसर? यस, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव मी द आंसर। ठीक है, क्लास का आंसर है डी फॉर दिल्ली। विकी जी आपका आंसर ए बी सी डी लिखो बेटा, आप एक ही आंसर भेज रहे हो। अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों ही ए और ए, अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय। ठीक है, तो देखिए इसमें बिल्कुल बात आप देखिए, वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है बेटा, ऐसा टब होता है, आपने देखा है ना, इस तरह का टब होता है, ऐसा होता है टब, और इसमें ढेर सारे छेद होते हैं ना घर में जो वॉशिंग मशीन होता है, और इसके चारों ओर इसको तेजी से घुमाया जाता है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, एक अक्ष होता है जिससे ये टिका होता है और स्पिन करता है बहुत तेजी से। नहीं तो मुझे बताइए, इसमें जो कपड़ा है, पानी किस में है बेटा? यहाँ पे जो कपड़ा है इसमें पानी है ना, यस और नो? और ये पानी इधर की ओर फेंका रहा है, बाहर की ओर पानी निकल रहा है ना, वाटर। इसको सबको ड्रॉ करते जाइए, जो भी मैं बनाता हूँ ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा इस तरह से समझाया हुआ या बनाया हुआ, तो एकदम करना है। तो आप देखिए ये पानी बाहर फेंका रहा है। अब बताइए इसमें घूमती हुई वस्तु, अच्छा मान लीजिए ये ए है और आपका कपड़ा बी है, तो बताइए कि इसमें राइडर कौन है? विच इज राइडर? राइडर है ए और बी, और घूमती हुई वस्तु कौन सी है? जो ऊपर चढ़ी हुई वस्तु है एंड रोटेटिंग बॉडी, दोनों बताइए। तो रोटेटिंग बॉडी कौन है बेटा? जो घूम रहा है ए है, और राइडर कौन है? बी है। नहीं, अब मुझे बताइए ये बाहर फेंकाने वाला काम कौन करेगा? बाहर फेंकाने वाला बल कौन सा होगा? वो जो घुमा रहा है सर्कुलर मोशन में वो सेंट्रीपिटल है, लेकिन बाहर फेंकाने वाला कौन होगा? बी होगा। कौन सा? अपकेंद्रीय बल। तो ये बाहर आता है किस बल के कारण बेटा? केवल इसके कारण। ये वाला आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। अधिकांश बच्चे डी ऑप्शन को सही करते हैं, लेकिन विकी आपने बिल्कुल सही आंसर किया है, बी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कीप गुड गोइंग। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? केवल अपकेंद्रीय बल। तो दूध से मक्खन का निकालना, वॉशिंग मशीन से क्या करना? वॉशिंग मशीन से क्या करना? यस, वॉशिंग मशीन से क्या करना? कपड़ा साफ करना। ये सब किससे आधारित होता है? केंद्रीय बल से। ठीक है ना? तो बहुत बढ़िया। तो ये काम आपको करना है। आज का समय लगता है कि अब समाप्त हो गया है, तो हम लोग 3 साइड नोट किए हैं और ज़्यादा ही हो गया है समय, तो वी विल स्टॉप हियर टुडे। कल का हम लोगों का अगला साइड नोट होगा। आप देख रहे हैं बेटा, अभी हम लोग नेबुलर हाइपोथेसिस पे जाने के पहले इन सब को सीख रहे हैं, क्योंकि नेबुलर हाइपोथेसिस में अब केंद्रीय बल की बात की गई है, अभी केंद्रीय बल की बात की गई है। ठीक है, तो ये बातें आपको फिर अच्छे से समझ में, प्लस साइंस का भी आपका एकदम सॉलिड, नहीं जो टॉपिक मैं क्लास में करा दूंगा
वो विज्ञान के विषय के लिए भी उतना ही लाभान्वित रहेगा। आपका हमेशा के लिए कंसेप्ट ठीक हो जाएगा। तो आज की कक्षा हम यहाँ पे समाप्त करेंगे और फिर आप सबको आमंत्रित करता हूँ पतंजलि के इस बृहद प्लेटफॉर्म पर। पतंजलि का रिकॉर्ड झारखंड में एकदम बोलते हैं ना कि सर्वश्रेष्ठ रहा है। 20,000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षक बने हैं पतंजलि संस्था के मार्गदर्शन में। संजय तिवारी सर बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि भयंकर रूप से विद्यार्थियों की समस्या के प्रति जूझते हैं। बीएचयू के टॉपर रहे हैं, मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय का टॉपर रहा हूँ। उन्होंने हर विषय के शिक्षकों को चुन चुन कर स्थान दिया है और संस्था के साथ जोड़ा है। तो एक से एक शिक्षक आपको मिलेंगे और आपकी यात्रा यहाँ पर बिल्कुल सुखद रहेगी और निश्चित रूप से आप भविष्य में सफल होंगे। इन्हीं कामना के साथ आज हम क्लास की समाप्ति कर रहे हैं। फिर कल हम लोग साइड नोट 4 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, हैव अ वेरी गुड डे एंड जय हिंद। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? राजेंद्र। तो राजेंद्र, आप यहाँ बैठोगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ना कैसे पढ़ते हैं। नहीं, आपको इस तरह से अभी तक कोई शिक्षक नहीं मिला होगा, ठीक है ना? तो बहुत इंजॉय करने वाले हैं। एडमिशन दे दीजिए। और कई बच्चों को आप किस कॉलेज से हैं? अभी क्या कर रहे हैं? बीएड बीएड कहाँ से कर रहे हैं? गढ़वा जिला से। गढ़वा जिला से। आप वहाँ से यहाँ तैयारी के लिए? अच्छा, और वहाँ जाके एग्जाम दीजिएगा? नहीं, एग्जाम फाइनल हो गया सर, बीएड फाइनल। वो बीएड हो चुका है आपका? जल्दी से टीचर बन रही है, अभी लगे रहिएगा तो हो जाएगा। तो आपके ग्रुप में और भी स्टूडेंट होंगे आपके साथ, बुलाइए सबको यहाँ पे। देखिए वो जबरदस्त हो रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि कुछ बेजोड़ होने वाला है? नहीं, आप वीडियो देखिए इसका। पहला वन आप यूट्यूब में आया था।